हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 40 क्वेश्चनों के बारे में, जो कि हमारे हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार दरोगा या किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के इस सेशन को आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपको ये बताना है कि आप टॉप 40 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर जो है सही सही दे पाते हैं। दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल। जितने भी लोग हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग। और दोस्तों जितने भी लोग नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ताकि जितने भी क्लास होते हैं उन सारे का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं, आज देखते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाए, जितने भी लोग हैं जल्दी से अपने फ्रेंड को इन्वाइट कीजिए ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ सके। तो दोस्तों चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों हमें बिना टाइम गवाए अपने क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है। आपको बताना है कि किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह जो है वो सबसे अधिक मिलता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस संग्रहालय में मिलता है? तो जल्द से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों ये मिलता है मथुरा संग्रहालय में। कहाँ पर? मथुरा संग्रहालय में जो है कुषाण काल के मूर्तियों का सबसे अधिक संग्रह मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा। और अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो कब होगा? तो 12 बजे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास होगा 12:30 बजे। कब होगा? 12:30 बजे। तो दोस्तों इसे देखना आप लोग थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा 12:30 बजे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का सर्वाधिक संग्रह मिलता है? तो मथुरा संग्रहालय में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? जल्दी से कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि मौर्य साम्राज्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो दोस्तों सातवाहन इसका सही आंसर क्या होगा? सातवाहन। तो मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो सातवाहन राज्य। इसका सही आंसर होगा सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की है? दोस्तों आपको ये बताना है कि इलाहाबाद में जो स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है वो किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। तो दोस्तों बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? तो आपको ये बताना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध नवरत्न कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। कौन थे? कालिदास। और कालिदास किस समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। इसका सही आंसर हो जाएगा ए जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल का है? तो कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 5 नंबर का सही आंसर क्या होगा ये आपको जल्दी से कमेंट करना है और इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? कमेंट कीजिए इसका आंसर बताइए। इसका चित्र जो है किस काल के? गुप्त वंश के। किस वंश के? गुप्त वंश के। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश काल के हैं? तो गुप्त वंश के। किस वंश के? गुप्त वंश के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष हुआ था? अब आपको ये बताना है कि विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, तो WTO का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? 1995 में। इसका सही आंसर होगा ए जो है इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों WTO का मुख्यालय जो है ये है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 1995 में जो है विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 7 नंबर भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है वो किस क्षेत्र का है? तो दोस्तों किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? तृतीय क्षेत्र का। तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है वो तृतीय क्षेत्र का है। इसका सही ऑप्शन होगा सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो भारत में सबसे अधिकतम रोजगार प्रदान करने वाला कौन सा उद्योग है? तो दोस्तों कौन सा उद्योग सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो कपड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग?
कपड़ा उद्योग जो है भारत में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आपको ये बताना है कि विश्व का यानी वर्ल्ड का सबसे महंगा शहर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे महंगा शहर है वो है टोक्यो। टोक्यो जो है विश्व का सबसे महंगा शहर है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इसे थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस मंडल में परिवर्तित होती है? क्वेश्चन क्या है कि दीर्घ रेडियो तरंगे, तो आपको ये बताना है कि दीर्घ रेडियो तरंगे जो है पृथ्वी के किस मंडल से परिवर्तित होती है? दोस्तों ये जो है आयन मंडल से परिवर्तित होती है। किसे? आयन मंडल से। इसका ऑप्शन होगा सी, दीर्घ रेडियो तरंगे जो है पृथ्वी के आयन मंडल में परिवर्तित होती है। इसका सही ऑप्शन होगा सी। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? यानी वेनेजुएला के घास के मैदान को जो है क्या कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों वेनेजुएला के घास के मैदान को जो है लानोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लानोज। तो वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करना है कि 7 पहाड़ियों का नगर जो है वो किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों रोम को जो है 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। किसको? रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि पर्ल हार्बर किस देश की नौसैनिक अड्डा है? क्वेश्चन क्या है? पर्ल हार्बर। तो दोस्तों पर्ल हार्बर जो है वो किस देश का नौसैनिक अड्डा है? कमेंट कीजिए, बताइए पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है। तो ये है यूएसए का। किसका? यूएसए का। तो इसका सही आंसर होगा डी जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा। और यूएसए का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो पर्ल हार्बर जो है वो किस देश की नौसैनिक अड्डा है? तो यूएसए की, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। अब देखिए 14 नंबर, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी इम्प्योरिटीज जिसे हम क्या कहते हैं? अशुद्धि। तो अशुद्धि मिलाने पर द्रव की क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। इम्प्योरिटीज मिलाने पर द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 15 नंबर, कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? अब आपको ये बताना है कि कौन सा अधातु जो है वो तरल रूप में पाया जाता है। जल्दी से कमेंट किया, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तरल मीन्स होता है लिक्विड यानी द्रव अवस्था में। तो कौन सा धातु जो है तरल रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों तरल रूप में पाया जाने वाला धातु है ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है इसका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? आपको ये बताना है कि प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा जो है वो किस गैस की होती है। इन ऑप्शनों में से इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन। कौन सी गैस? मीथेन गैस पाई जाती है प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में। तो इसका ऑप्शन होगा डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट है 17 नंबर, कि प्रथम प्रख्नली शिशु का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो प्रथम प्रख्नली शिशु का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब क्या 18 नंबर क्वेश्चन, बचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? अब आपको ये बताना है कि हमारे शरीर में बचे हुए भोजन का अवशोषण जो है वो किस अंग में संपन्न होता है। जल्दी से कमेंट करना और आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन था कि बचे हुए भोजन का अवशोषण जो है वो शरीर के किस अंग में संपन्न होता है। तो ये शरीर के किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अब आपको ये बताना है कि हमारे शरीर में यानी मानव के शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो 20 प्रकार के। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के।
तो मानव के शरीर में कुल 20 प्रकार के जो है अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो होगा दोपहर के 12:30 बजे, तो इसे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो रहेगा 3 बजे। वो कब होगा? 3 बजे। तो 3 बजे हम लोग क्या करते हैं? बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 5 का जो है रिविजन करने वाले हैं। तो आप इसे अटेंड करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उससे पहले हमारा क्लास कब है? 12:30 बजे। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन की प्रोटोजोआ कैसा जीव है? अब आपको बताना है कि प्रोटोजोआ जो है वो किस प्रकार का जीव है। हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रोटोजोआ जो है वो कैसा जीव है? तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। ये जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि भारी जल का अनुभार कितना होता है। अब आपको ये बताना है कि भारी जल का अनुभार जो है वो निम्नलिखित में से कितना होता है। तो भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। तो भारी जल का अनुभार होता है 20। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था। और इस क्वेश्चन का पार्ट हम लोग अपने लोग पहले भी कर चुके हैं कि दल बदल विरोधी कानून जो है किस वर्ष पारित किया गया था। तो कमेंट कीजिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दल विरोधी अधिनियम जो है यानी कानून जो है 1985 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1985 में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। दल विरोधी कानून जो है 1985 में पारित किया गया था। इसका सही ऑप्शन होगा डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। आपको यह बताना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है वो निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों ये जो लिया गया है कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो संविधान के यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। ये जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इससे पहले आप लोग देखे थे कि बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो जैसे कि आपको बता दो पहले कि बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना, तो बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। कब हुई थी? 1916 में। उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन है कि मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये हुई थी 1862 में। कब हुई थी? 1862 में। तो मुंबई का जो हाई कोर्ट है उसका स्थापना हुआ था 1862 में, जबकि बिहार का जो हाई कोर्ट है उसका स्थापना हुआ था 1916 में। तो 1916 में बिहार हाई कोर्ट का स्थापना हुआ और 1862 में मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन क्या है? फूलों की घाटी। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि फूलों की घाटी जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये जो है स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है? देहरादून। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। ये जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि ए सेकुलर एजेंडा। ए सेकुलर एजेंडा जो एक पुस्तक का नाम है। तो आपको ये बताना कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी। अरुण शौरी किस पुस्तक के लेखक हैं? तो ए सेकुलर एजेंडा के। तो इसके लेखक हैं अरुण शौरी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी। डी जो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पे। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे इस चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है। क्वेश्चन क्या है? चकमा शरणार्थियों का संबंध। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि चकमा क्या है? चकमा शरणार्थियों का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस देश से है। तो दोस्तों इसका संबंध जो है निम्नलिखित में से किस देश से? तो बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चकमा शरणार्थियों का संबंध जो है किस किस देश से? तो बांग्लादेश से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 28 नंबर कि सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य जो है अग्रणी है। आपको ये बताना है कि कौन सा राज्य जो है सेब के उत्पादन में अग्रणी है यानी सबसे आगे है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है सेब के उत्पादन के लिए सबसे आगे है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
और दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो है दोपहर के 12:30 बजे। तो दोपहर के 12:30 बजे आप लोग क्लास अटेंड करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 29 नंबर, कि मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन क्या है, मेहरौली में जो लौह स्तंभ है इसका निर्माण किस शताब्दी में हुआ था। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका स्थापना जो हुआ था 34 शताब्दी में। कब हुआ था? 34 शताब्दी में। तो मेहरौली में जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण हुआ था 34 शताब्दी में। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कि पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है। देखिए अब लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखे थे कि पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है, यहाँ फिर वो क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि पर्ल हार्बर जो है वो किस देश का नौसैनिक अड्डा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आज ही कुछ देर पहले 3 मिनट पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था कि पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा, पर्ल हार्बर जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। दोस्तों ये जो है इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया है और इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, तो अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है पर्ल हार्बर। हार्बर क्या है? पर्ल हार्बर। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ पर है। क्वेश्चन अब आपको जल्दी से कमेंट करना है कि क्वेश्चन है कि विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। विश्व भारती का मुख्यालय कलकत्ता में। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी स्टैटिक जीके का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत का स्थापना जो है वो किस वर्ष हुआ था और किसने की थी। दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभिनव भारत का स्थापना जो है वो किसने किया था। तो दोस्तों भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। और अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर थे रमेश उपाध्याय और लेफ्टिनेंट कर्नल थे श्रीकांत पुरोहित। तो दोनों ने मिलकर अभिनव भारत की 1906 ईस्वी में स्थापना की थी। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर, शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया। अब आपको पता है कि शारदा एक्ट जो है वो किस अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था। जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि शारदा एक्ट। तो दोस्तों शारदा एक्ट जो है किस अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन में कुछ एरर आ गया। देखिए यहाँ पे अभिनव भारत की स्थापना जो है वो इसका आंसर हो जाएगा 1904 में। क्या हो जाएगा? 1904 में। देखिए ये जो है हिंदू संगठन नहीं है, ये क्या है? अभिनव भारत। अभिनव भारत जो है दोस्तों ये एक यंग इंडिया सोसाइटी है। देखिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ना अभिनव भारत की, इसका आंसर हो जाएगा 1904। क्या हो जाएगा? 1904। तो अभिनव भारत समिति क्या है? अभिनव भारत समिति की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी? तो 1904 ईस्वी में। और दोस्तों इसका स्थापना किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर। इन लोगों ने मिलकर अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा बी। इससे पहले हमने जो आंसर बताया था वो था अभिनव भारत संगठन का। किसका था? अभिनव भारत संगठन का, जो कि हिंदू संगठन था। क्या था? जो कि हिंदू संगठन था। ये क्या है? अभिनव भारत समिति का यहाँ पे बात किया गया है। तो देखिए अभिनव भारत समिति का स्थापना जो हुआ था 1904 में, जबकि हम इससे पहले बताए थे अभिनव भारत संगठन जिसका स्थापना हुआ था 2006 में हुआ था। क्या कब हुआ था? 2006 में। लेकिन यहाँ पे 2006 ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे 1906 था। तो दोस्तों अभिनव भारत की स्थापना हुई थी 1904 में। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर की, शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन क्या है? शारदा एक्ट। दोस्तों शारदा एक्ट जो है वो किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था। तो जल्दी से कमेंट कीजिए ये एक्ट जो है किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये बनाया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है शारदा एक्ट बनाया गया था। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। अब देखिए नेक्स्ट है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है। क्वेश्चन क्या कि द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस यानी कि एक पुस्तक का नाम है, आपको ये पता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसके लेखक हैं विजय लक्ष्मी पंडित। इसके लेखक कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक है विजय लक्ष्मी पंडित। इसका डी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा कि अभिनव भारत। तो अभिनव भारत की स्थापना हुई थी 1904 में। कब हुई थी? 1904 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, कि ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। आपको ये पता है कि ब्राजील के घास के मैदान को जो है क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ब्राजील के घास के मैदान को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है कंपोज। तो ब्राजील की घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट है 36 नंबर, कि इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है।
आपको ये बताना कि देश जो है इंडोनेशिया, इसमें किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है। तो इसमें हुमा कौन सी कृषि होती है, हुमा कृषि होती है किस देश में, तो इंडोनेशिया में। इसका ऑप्शन होगा बी, बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए क्वेश्चन है 37 नंबर कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, अंगूर की खेती। तो दोस्तों अंगूर की खेती जो है क्या कहा जाता है, अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीटी कल्चर। तो दोस्तों साइंस में अंगूर की खेती को जो है बीटी कल्चर कहा जाता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 38 नंबर, ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था। आपको पता ना कि ओजोन परत संबंधी वियना समझौता जो है वो निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, तो 1985 में। तो 1985 में ओजोन परत संबंधी वियना समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1985 में। अब देखिए 39 नंबर, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, चिकित्सा शास्त्र का जनक। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेट्स को। किसको, हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। इसका ऑप्शन होगा ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर, और क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, लोहा का शुद्धतम रूप। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि लोहा का शुद्धतम रूप जो है वो कौन सा है, तो कौन सा है, पिटवा लोहा। कौन सा, पिटवा लोहा। तो दोस्तों आज का जो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा 12:30 बजे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ सके। और दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपको ये बताना है कमेंट करके कि आप टॉप 40 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही सही दे पाए हैं। दोस्तों ये आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा दोपहर के 12:30 बजे। तो इसे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा 12:30 बजे के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा 3 बजे, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप दोपहर के 12:30 बजे।